गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग सेंटर। मैं हूं आपका प्रिंस राज। तो आज से हम लोग एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम सिविक्स के सारे चैप्टर को, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो चलिए इस सीरीज का आगाज करते हैं। और आज का हमारा पहला चैप्टर जो राजनीति शास्त्र में हम लोग जो सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, लोकतंत्र के बारे में, अपने लोकतंत्र के सत्ता के साझेदारी के बारे में, तो वो जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से करवाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और उम्मीद था इन्हीं सवालों में आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, और आप लोग वीडियो को रोक के खुद में जवाब दीजिए पहले, उसके बाद आगे आंसर पढ़िएगा। चलिए आज का पहला सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है। तो हम पहले बात करते हैं कि झारखंड राज्य कैसे बना। तो आपको पढ़ना है झारखंड के बारे में। ये जो झारखंड है, झारखंड ये बिहार से अलग होके बना। कब से अलग होके, किससे अलग हुआ था? झारखंड जो है बिहार से अलग होके बना। तो अभी जैसे झारखंड और बिहार अलग अलग भारत के राज्य हैं, तो 2000 ईस्वी के पहले झारखंड और राज्य एक हुआ करते थे। तो झारखंड और बिहार जो अलग हुआ वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ या झारखंड का गठन कब हुआ? तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसी से आपका एक और प्रश्न बनेगा कि बिहार का गठन कब हुआ। ये जो हमारा राज्य है बिहार, बिहार राज्य का गठन कब हुआ? तो हम लोग प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन 22 मार्च को 1912 ईस्वी में, 22 मार्च को 1912 ईस्वी में हमारे राज्य बिहार का गठन हुआ था। और बिहार से बंगाल अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, और अभी सिर्फ बिहार बचा हुआ है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और बिहार का गठन कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो झारखंड राज्य का गठन प्यारे बच्चों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो सर झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पर दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? भेदभाव कहने का मतलब आपस में समानता ना रखना, एक दूसरे से भेदभाव करना। ये हमको कौन सा अनुच्छेद ये राइट्स देता है? देखिए हम लोग रह रहे हैं भारत देश में। हम लोग किस देश में रहते हैं? तो हम लोग रह रहे हैं भारत देश में। और भारत देश एक नियम को पालन करता है, और वो सभी नियम कहाँ लिखे गए हैं?
तो वो सभी नियम हमारे संविधान में लिखे गए हैं। वो सभी नियम हमारे संविधान में लिखे गए हैं। और संविधान हम इंसानों को, हम लोगों को जो भारत में निवास करते हैं, भारत में रहने वाले लोगों को संविधान कुछ अधिकार देता है। भारत में रहने वाले लोगों को संविधान कुछ अधिकार देता है कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। चलिए इस मौलिक अधिकार पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम अपना, क्योंकि ये हमारे सामान्य जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी हम 10वीं कक्षा के छात्र होंगे आप लोग, मगर आप में से बहुत सारे छात्र को आपके अधिकार के बारे में, आपके देश के प्रति कर्तव्य के बारे में जानकारी नहीं होगा। तो हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अगर अनुच्छेद का बात करें, जिसको बोलते हैं आर्टिकल, ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमको आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं में से कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार हैं जिसको हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 14। ध्यान दीजिएगा इस पे। पहला आर्टिकल हमको पढ़ना है आर्टिकल 14, फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 15, फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 19, फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24, फिर पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल 32। ये सभी आर्टिकल्स को अभी हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14। तो आर्टिकल 14 हमको कौन सा अधिकार देता है दोस्तों? तो आर्टिकल 14 बताता है कि देश में जितने भी लोग हैं, इस भारत देश में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, सभी कानून के समक्ष समान हैं। चाहे कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, अगर कोई चोरी करता है सबके लिए सजा समान है। ये नहीं कि अमीर लोगों को 2000 रुपया देना पड़ेगा और गरीब लोगों को चोरी की सजा के लिए फांसी दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो हमको समानता का अधिकार देने का काम कौन करता है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमको देता है कौन सा अधिकार? तो समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 हमको कौन सा अधिकार देता है? तो आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 में यह कहा गया है कि हम 5 आधार पर, प्यारे भाइयों, ये आर्टिकल 15 बोलता है कि हम 5 आधार पर किसी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम किसी को 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो वो 5 आधार कौन सा है? तो पहला आधार है धर्म के आधार पर। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुमको ये अधिकार नहीं मिलेगा। सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार है। तो पहला आधार क्या है? धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म हो गया। दूसरा आधार है वंश हो गया। तीसरा आधार की बात करें तो लिंग हो गया। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम लड़का है, तुम लड़की है, तुम्हें ये अधिकार नहीं है, तुम्हें वो अधिकार नहीं है।
चौथा अधिकार की बात करें तो जाति के आधार पर, पांचवा अधिकार की बात करें तो स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 15 हमें जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो आर्टिकल 15 क्या करता है? जाति, धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। आर्टिकल 19 का बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि आर्टिकल 19 हमें धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। हम कोई भी धर्म का पालन करने के लिए सक्षम हैं। हमें इच्छा होगा तो हम किसी भी धर्म का पालन अपने स्वेच्छा के हिसाब से कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 हमको कौन सा स्वतंत्रता देता है? धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 14 हमको समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 कहता है कि हम भारत के लोग 5 आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो वो 5 आधार कौन सा है प्यारे दोस्तों? तो पहला है जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर हम आपस में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 हमको देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार का, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम किसी व्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं बिना उसकी स्वेच्छा के। हम किसी व्यक्ति को काम करवाएंगे तो उसके बदले उसको पैसे देंगे, उसका शोषण नहीं करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन आर्टिकल देता है? आर्टिकल 23 और 24। और अब आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी आपके दैनिक जीवन के लिए ये आर्टिकल आपको समझना चाहिए। तो आर्टिकल 32 प्यारे दोस्तों कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो, अगर मानिए कि आपको देश दिया गया है कि बोलने का स्वतंत्रता, मानिए आपके साथ कोई धर्म के द्वारा भेदभाव किया हो, बोला हो आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, तो आपको ये अधिकार नहीं है। तो अगर ये धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव हुआ होगा तो आपको ऐसे अदालत जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आर्टिकल 32 का उपयोग करके सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट में आप जाके अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 हमको संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 किस चीज का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो प्रश्न इस तरह बन सकता है आर्टिकल 32 से, तो कौन सा ऐसा भारतीय संविधान में अनुच्छेद है जो आपके स्वतंत्रता को, आपके मौलिक अधिकार का हनन करने पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल है प्यारे दोस्तों आर्टिकल 32। चलिए अब हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा? संविधान का प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल, संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? कौन सा ऐसा हमको आर्टिकल दिया गया है संविधान में जो हमको धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? तो अभी बताइए क्या था? आर्टिकल 15। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 15 हमें इन 5 आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। आर्टिकल 15 ये 5 आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। चलिए
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रवाद क्या होता है। जब हम अपने ही देश में मानने लगे कि ये बिहार है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, तो ये क्षेत्रवाद की भावना हुआ कि अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम को ही क्या बोलते हैं, क्षेत्रवाद की भावना। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हो सकता है। क्षेत्रवाद की भावना में लोग को अपने क्षेत्र से तो लगाव तो होगा ही, इसका परिणाम थोड़ी हुआ। क्या क्षेत्रवाद की भावना राष्ट्र हित में होगा? बिल्कुल नहीं। क्या क्षेत्रवाद की भावना राष्ट्र एकता को बढ़ावा देगा? नहीं, वो राष्ट्र एकता को कम करेगा। तो वो क्या करेगा? लोगों को अलग करेगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्या? अलगाववाद। अलगाववाद कैसे होता है? जब लोगों में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाए कि ये राज्य मेरा है, ये देश मेरा है, तो लोग दूसरे राज्य के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे जाति के लोगों को उस देश में रहने नहीं देंगे या उस राज्य में रहने नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा? क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा। अलगाववाद का भावना, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद की भावना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों ब्रुसेल्स का। ब्रुसेल्स, तो चलिए समझते हैं। एक देश के बारे में हम अपने अध्याय में पढ़े थे, उस देश का नाम था बेल्जियम। एक देश के बारे में पढ़े थे, उस देश का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो उस देश का नाम था बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या थी? ब्रुसेल्स। अगर हम बात करें तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? ब्रुसेल्स। बेल्जियम एक देश था और बेल्जियम की राजधानी कौन था? ब्रुसेल्स था। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और बेल्जियम में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। पूरे बेल्जियम में 2 भाषा बोलने वाले लोग थे। एक वैसे लोग थे जो डच भाषा बोलते थे और एक वैसे लोग थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। पूरे बेल्जियम में 2 भाषा बोलने वाले लोग थे। एक वैसे लोग थे जो डच भाषा बोलते थे और एक वैसे लोग थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम में डच भाषी की संख्या ज्यादा थी। पूरे बेल्जियम में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती थी, सबसे ज्यादा पूरे बेल्जियम में जो सबसे ज्यादा भाषा बोला जाता था, बेल्जियम में बोला जाता था डच भाषा। बेल्जियम में ज्यादा बोला जाता था डच भाषा। मगर बिल्कुल इसका उल्टा समीकरण था ब्रुसेल्स में। इसकी राजधानी में जो ज्यादा भाषा बोला जाता था, इसकी राजधानी में जो ज्यादा भाषा बोला जाता था वो था फ्रेंच। राजधानी में ज्यादा भाषा बोला जाता था फ्रेंच। चलिए इसी से क्वेश्चन है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे। यहां देखिए, अगर बेल्जियम पूछेगा तो हो जाएगा डच भाषा, मगर ब्रुसेल्स पूछेगा तो ब्रुसेल्स में जो ज्यादा लोग थे वो फ्रेंच भाषी थे। ब्रुसेल्स में ज्यादा लोग कौन सा भाषा बोलने वाले थे? तो ब्रुसेल्स में ज्यादा लोग फ्रेंच भाषी थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मराठी मानुष विवाद। मराठी मानुष विवाद दोस्तों,
ये जो मराठी मानुस है, मराठी मानुस, मराठी से ही किससे बना है? इसी से बना है मराठा। और मराठा हम कहाँ के लोगों को बोलते हैं? महाराष्ट्र के लोगों को। महाराष्ट्र के लोगों को हम क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र के लोगों को हम लोग मराठा बोलते हैं। चलिए, ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं आपको आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? सबसे पहले यहां मूल अधिकार का बात किया, फंडामेंटल राइट्स का बात किया, मौलिक अधिकार का बात किया। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग बताइए, आर्टिकल बताइए। मौलिक अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 में आर्टिकल का बात करें तो 12 से 35। हम पढ़े थे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 14। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कौन से आर्टिकल के तहत कोर्ट जा सकते हैं? तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचार किसमें है? आर्टिकल 32। अब एक लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। आपको बताए थे कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये अधिकार हमको कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। तो आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। कैसी स्वतंत्रता? हमको बोलने की स्वतंत्रता, हमको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 किस चीज की स्वतंत्रता दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इस चीज की स्वतंत्रता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कि अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? क्लास में आपको हम पढ़ाए थे कि श्रीलंका में जो विभाजन हुआ था, पहले हम बात करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका का बात करें तो श्रीलंका को आजादी कब मिला था? श्रीलंका को आजादी मिला था 1948 ईस्वी में। श्रीलंका को आजादी कब मिला दोस्तों? श्रीलंका को आजादी मिला 1948 ईस्वी में। श्रीलंका में किस स्तर पर लोग बटे हुए थे? एक तो था क्षेत्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर पर भी बटा था, सामाजिक स्तर पर भी बटा था। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। श्रीलंका के लोग दोनों स्तर पे बटे थे, क्षेत्रीय स्तर और सामाजिक स्तर। श्रीलंका को आजादी कब मिला? तो श्रीलंका को आजादी 1948 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। पीटर नॉर्मन कहाँ के धावक थे? पीटर नॉर्मन कहाँ का धावक था? हम आपको याद दिलवाना चाहेंगे, आपको मैक्सिको ओलंपिक के बारे में पढ़ाए थे। एक ऐसा मैक्सिको ओलंपिक था जहां पे नस्ल भेद का विरोध किया गया था। नस्ल भेद का विरोध किया गया था। मैक्सिको ओलंपिक के बारे में बताए थे। तो मैक्सिको ओलंपिक में क्या हुआ था? 3 धावक थे। मैक्सिको ओलंपिक में कितने धावक थे? 3 धावक थे। एक का नाम था पीटर नॉर्मन, एक का नाम था पीटर नॉर्मन। और कौन थे? और थे टॉमी स्मिथ। पीटर नॉर्मन, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस। 3 धावक बताए थे कि पीटर नॉर्मन, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस।
ये 3 धावक थे, जिसमें टॉमी स्मिथ एक काले रंग के धावक थे। टॉमी स्मिथ किस रंग के धावक थे? काले रंग के धावक थे। यहां पे नस्ल भेद का हुआ था विरोध। ये तीनों ओलंपिक मेडल जीते, मगर मेडल लेने नहीं गए। काहे कि यहाँ ये विरोध कर रहे थे किस चीज का? नस्ल भेद का। क्योंकि उस टाइम पे अफ्रीकी लोगों के साथ और अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो पीटर नॉर्मल, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, ये तीनों मिलकर नस्ल भेद का विरोध किए थे। कौन से ओलंपिक में? तो मैक्सिको ओलंपिक में। तो ये पूछ रहा है कि पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो ये जो पीटर नॉर्मन थे बच्चों, ये पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के थे। पीटर नॉर्मन किस देश के रहने वाले थे? तो पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? रंग भेद, जहां भी रंग के आधार पर भेदभाव होता है उसी को बोलते हैं रंग भेद। तो रंग भेद के विरुद्ध, रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग। ये अमेरिकी व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग। ये रंग भेद के विरोध करते थे, रंग भेद का विरोध करते थे। इजी सवाल है। अब आगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। मैक्सिको ओलंपिक में किस चीज का विरोध किया गया था? अभी बताए थे। मैक्सिको ओलंपिक में नस्लवाद का विरोध किया गया था, नस्लवाद। और ये नस्लवाद कैसे होता है? ये नस्लवाद काला गोरा से होता है। बोलता है तुम काले हो और बोलता है हम गोरे हैं। तो इस भेदभाव को क्या बोलते हैं? नस्लवाद। और इसी को हम बोल सकते हैं कि ये रंग भेद, क्या बोल सकते हैं? रंग भेद का विरोधी था। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण किसका है? रंग भेद का विरोध का है। मैक्सिको ओलंपिक में किसका विरोध हुआ था? तो मैक्सिको ओलंपिक में दोस्तों रंग भेद का विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन से पहले आप देख लीजिए कि आपका 10 में से कितना आया है। आपका 10 नंबर में से 10 क्वेश्चन अभी करवाए हैं, तो इसमें से आपको कितना नंबर आया ये आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, सुनिए। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? जर्मनी में एक जो है नया तंत्र का शुरुआत हुआ था। जर्मनी का कहानी भी बहुत अच्छा है। तो जर्मनी में एक नया तंत्र का शुरुआत हुआ था जर्मनी में, जिसको बोलते हैं नाजीवाद। क्या बोलते हैं? नाजीवाद। नाजीवाद का शुरुआत दोस्तों कहां से हुआ था? नाजीवाद का शुरुआत जर्मनी से हुआ था। और नाजीवाद के जनक के रूप में, नाजीवाद के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो हिटलर को जाना जाता है। नाजीवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो हिटलर को जाना जाता है। तो क्या इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है। नाजीवाद की शुरुआत कहां से हुआ था? जर्मनी से हुआ था। नाजीवाद का शुरुआत कहां से हुआ? तो नाजीवाद का शुरुआत जर्मनी से हुआ था प्यारे बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? इन सभी व्यक्ति में कौन व्यक्ति ऐसे थे जो रंग भेद का विरोध नहीं करते थे? हम पढ़े थे अपने अध्याय में कि अभी देखिए कि मार्टिन लूथर किंग नाम के जो व्यक्ति थे, ये रंग भेद का पूर्ण रूप से विरोध करते थे। ये तो विरोध करते थे, मगर सवाल हमसे पूछ रहा है कि नहीं करते थे। सवाल में इसी तरह आपको फंसाया जाएगा। आपको ध्यान से सवाल पढ़ना है कि विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पूछा जा रहा है रंग भेद का विरोध नहीं करते थे। तो पहला व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग। दूसरे व्यक्ति देखिए ये विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी विरोध कर रहे थे।
तीसरा में है ऑप्शन ओलंपिक धावक। अभी बताए 3 ओलंपिक धावक बताए थे, कहाँ के ओलंपिक का? मेक्सिको ओलंपिक का। 3 ओलंपिक धावक कौन कौन थे? एक थे टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, एक व्यक्ति थे पीटर नॉर्मन। हम ये सब पढ़े थे कि लोग क्या कर रहे थे, ये लोग रंग भेद का विरोध कर रहे थे, मगर कहीं हम ये नहीं देखे ये जेड गुडी नाम के जो व्यक्ति थे ये रंग भेद का विरोध कर रहे थे। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी ऐसे व्यक्ति थे जो रंग भेद का विरोध नहीं कर रहे थे। चलिए हमारा अगला सवाल है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या था? श्रीलंका में लोगों के बीच किस बात का भेदभाव था? किस आधार पर श्रीलंका के लोग आपस में भेदभाव करते थे? देखिए, एक तो हम पढ़े अभी सामाजिक, यहां देखिए नस्ल और रंग के आधार पर तो यहां कोई विभाजन नहीं था। जाति हो सकता है, भाषाई हो सकता है, तो वर्ण तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन सही है, मगर इसमें से सबसे ज्यादा सही कौन ऑप्शन है? तो इसमें से सबसे ज्यादा सही है जाति। जाति, श्रीलंका के लोग जाति, या इसी को हम जाति को दूसरे रूप में बोले तो जाति को बोल सकते हैं समुदाय के आधार पर। समुदाय के आधार पर श्रीलंका के लोग जाति या समुदाय के आधार पर आपस में भेदभाव करते थे। वो भाषा के आधार पर भी करते थे, याद रखिएगा। अगला है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? पहले तो इस चैप्टर का ही नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी। तो इस शब्द को मतलब समझते हैं, सत्ता में साझेदारी क्या होता है? जब हम लोग अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोगों को राजनीति में लाते हैं, सत्ता में लाते हैं, उसके साथ सत्ता का हिस्सेदार बनाते हैं, उसके साथ सत्ता को बांटते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सत्ता में साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी किस तरह के व्यवस्था में संभव है? ये एक ही व्यवस्था में संभव है जिसको हम जानते हैं लोकतंत्र व्यवस्था में। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में संभव है? तो सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र के व्यवस्था में ही दोस्तों संभव है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से पढ़िएगा, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है, अभी बताएं। जब हम अलग जाति, अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोगों को सत्ता में हिस्सेदार बनाते हैं या भागीदार बनाते हैं तो उसी को हम सत्ता की साझेदारी बोलते हैं। पढ़िए, पहला ऑप्शन है, क्या सत्ता में साझेदारी का मतलब है विधायक और सांसद बनना? जी बिल्कुल नहीं। दूसरा है प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना। क्या सत्ता में साझेदारी का यह मतलब है कि हम प्रतिनिधि करें और अपना एक राजनीतिक दल बना ले? बिल्कुल नहीं। अगला है अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना। यह है नहीं, इसमें कोई भी अपने भाषा, अपने धर्म को कोई राजनीतिक पहचान से संवैधानिक पहचान दिलवाने के लिए सत्ता में साझेदार नहीं करवाता, तो ये भी नहीं होगा। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। क्या है कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। अगर हम सभी को सत्ता में आने का देंगे, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को सत्ता में आने के लिए देंगे, तो वो क्या करेंगे? अपने बारे में अपना बात रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एक एक ऑप्शन को अच्छे से छांट के तब उसका जवाब देना है। चलिए, आपसे सवाल पूछ रहा है, ये बुक में भी था, आपको करवाए थे चैप्टर के समय। क्या पूछा कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है?
कौन ऐसा देश था जो सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था, जो मिलजुल कर बात को समेट लिया था? तो वो था बेल्जियम। कौन था? ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रुसेल्स। बेल्जियम में किस भाषा को ज्यादा बोलने वाले लोग थे? तो बेल्जियम में डच भाषा, मगर ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा ज्यादा बोला जाता था। ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा ज्यादा बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? कौन सा ऐसा देश है जहां जन्म के आधार पर भेदभाव होता है? तो इसमें हमारा प्यारा देश आता है ऑप्शन नंबर ए, भारत। जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव कहाँ होता है? भारत में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि श्रीलंका और भारत में क्या समानता है कि यहाँ भेदभाव किस रूप में होता है? तो जाति ही एक ऐसा समान चीज है जहाँ श्रीलंका में भी होता है और भारत में भी होता है। अगला है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। कौन ऐसा भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था? तो ये पढ़े, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विविधता और विभेद। विविधता, अगर किसी राज्य, किसी देश में अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं तो ये विविधता है। विविधता और विभेद राष्ट्र के लिए क्या है? विविधता और विभेद क्या राष्ट्र के लिए ये खराब है? नहीं, कभी कभी ये अच्छा होता है, कभी कभी ये खराब होता है। तो क्या बोलेंगे? ये अच्छा भी है, खराब भी है। तो नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों है। विविधता और विभेद किसी भी राष्ट्र के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब हम थोड़ा स्पीड करते हैं इसको, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? यह विविधता को बढ़ाता है। अगर हम सत्ता में साझेदारी करेंगे तो विविधता बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। देश की एकता को कमजोर करता है? नहीं। सत्ता में साझेदारी करेंगे तो देश का एकता बढ़ेगा। तो ये यहाँ क्या पूछ रहा है? क्योंकि साझेदारी सही है। क्यों सही है? एकता कमजोर नहीं ना होगा, एकता और बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फैसले लेने में देर करवाती है, तो सत्ता में साझेदारी सही है, काहे कि फैसला लेने में देर। अगर सत्ता में साझेदारी होगा तो ये भी गलत है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी से क्या होता है कि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समुदाय जो आपस में टकराने वाले रहते हैं वो टकराव को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम कराती है। ठीक है, तो ये सब आपको जानना जरूरी है। अगर आप 10th के सिविक्स पढ़िएगा, 10th क्लास का राजनीति शास्त्र पढ़िएगा, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें कि आप कैसे मुखिया बन सकते हैं, कैसे वार्ड कमिश्नर बन सकते हैं, आपका क्या क्या अपने गांव के प्रति, अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व है, ये सब सीखने को मिलेगा। तो ये सब तो जनरल नॉलेज का चीज है। अच्छे से मस्ती से देखिए, मस्ती से सीखिए। चलिए यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। बताइए आपको 20 में कितना मार्क्स आया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां से थोड़ा तेज होंगे। निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? कौन ऐसा तरीका है जिससे सामाजिक विभाजन नहीं हो सकता? क्षेत्रीयता की भावना, इससे सामाजिक विभाजन हो जाएगा। नस्ल एवं रंग, नस्लवाद और रंग भेद से भी सामाजिक विभाजन हो जाएगा सर। भाषा के आधार पर भी सामाजिक विभाजन हो जाएगा। क्या कभी सुने हैं सरकारी नौकरी के आधार पर सामाजिक विभाजन हो गया? अरे चट्टा, हम नहीं है सरकारी नौकरी, मतलब तुम सरकारी नौकरी में है, तुम सरकारी नौकरी में नहीं, हमसे अलग रहो, ऐसा कहीं सुने हैं? तो सरकारी नौकरी के आधार पर सामाजिक विभाजन नहीं हो सकता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? कौन ऐसा देश है था, पढ़े थे अपने बुक में, ऐसा एक देश था जिसको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। वो देश प्यारो बच्चों कौन था? युगोस्लाविया। युगोस्लाविया एकमात्र ऐसा देश था जिसको धार्मिक और जातीय दोनों आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से है, लोकतंत्र में देखने को मिलता है, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा? टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, जातिवाद को बढ़ावा देना। लोकतंत्र जातिवाद को बढ़ावा देता है? नहीं देता है। धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना। क्या लोकतंत्र क्या बोलता है, तुम धर्म के नाम पर लड़ जाओ? ये भी गलत है। क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना, ये भी नहीं बोलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करता है कौन? लोकतंत्र। चलिए फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक के व्यवस्था पर लागू नहीं होता? सामाजिक विभाजन संभालने में कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। बी नंबर क्या बोल रहा है? लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव है। लोकतंत्र में समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से, ये भी नहीं है। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है, ये सही होगा। लोकतंत्र जो है सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन होता है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। देखिए ये तीनों पॉइंट ऐसा है जो हो सकता है, मगर क्या लोकतंत्र आपको सामाजिक विभाजन के आधार पर विखंडन करता है क्या? नहीं। लोकतंत्र बोलता है कि आप मिलजुल कर रहिए, साथ साथ रहिए, ये विखंडन नहीं करता। यहाँ क्या पूछ रहा है? कौन लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? भारत में। और एक जगह है जाति पर आधारित विभाजन कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका को आज़ादी कब मिला? 1948 में। भारत को आज़ादी कब मिला? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व, सवर्ण मतलब अमीर वर्ग, अमीरों का वर्चस्व कब आया? तो भारतीय राजनीति में अमीरों का वर्चस्व आया 1967 ईस्वी। उस भारतीय राजनीति में अमीरों का वर्चस्व कब आया? तो 1967 ईस्वी में आया। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? तो ये थे ईसाई धर्म से। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? ईसाई धर्म से संबंधित थे। प्राचीन काल में निम्न में से किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? अभी से पुराने समय में पूरा समुदाय जाति में विभाजित नहीं था, वो वर्ण में विभाजित था। कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। उसमें से पूछा है वही प्राचीन काल में किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो शिक्षा पाने का अधिकार किसको नहीं था? शूद्रों को। जो निचले जाति के लोग थे उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उनको राजा के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ काम करना होता था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? इसमें से कौन नेता ऐसे थे जो समाज को जातिगत भेदभाव से अलग देखना चाहते थे?
पेरियर स्वामी भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें सभी, ये सभी ऐसे राजनेता थे जो समाज को जातिगत भेदभाव से ऊपर की ओर देखना चाहते थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? विभेद कम कहाँ पाया जाएगा? तो हम यहाँ सब देखें, इस सब देश में विभेद पाया जाता है, मगर रूस एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, ऐसा देश है जहाँ विभेद कम पाया जाएगा। तो रूस एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ विभेद कम पाया जाता है। चलिए मौसम देख रहे हैं कितना खराब है, इसीलिए अभी गर्म पानी पीजिए, सर्दी गर्मी से एकदम राहत में रहिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। संप्रदाय, अभी बता दें संप्रदाय क्या है। जो लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है उसी को क्या बोलते हैं, संप्रदाय। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, धर्म पर। सांप्रदायिकता जहां दिखे उसके साथ कौन जुड़ेगा, धर्म। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है दोस्तों, तो सांप्रदायिक राजनीति सर धर्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रदायवाद संबंधित है। संप्रदायवाद किससे संबंधित है? अगर हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, दूसरे धर्म को नीचे जात का मानेंगे या नीचे मानेंगे, तो वही सांप्रदायिकता है। अपने धर्म के प्रति कट्टरता, अपने धर्म के प्रति कट्टरता रखना क्या कहलाता है, संप्रदायवाद। तो धार्मिक कट्टरता से किसका संबंधित है, संप्रदायवाद का संबंध है, धार्मिक कट्टरता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? जाति के आधार पर विभाजन किस देश में हुआ? तो जाति के आधार पर विभाजन अभी बताए, भारत में। जाति के आधार पर विभाजन कहाँ हुआ था, भारत में। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो धर्म को ही अपना आधार मान ले, अपना वजूद मान ले। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिक। उसके लिए एक शब्द का उपयोग होता है सांप्रदायिक। धर्म के आधार, धर्म को ही अपना वजूद मानने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक। सिंगली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? ये जो सिंगली था, सिंगली राष्ट्रभाषा घोषित किया गया कहाँ पे, श्रीलंका में। सिंगली कहाँ का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो श्रीलंका का घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में किसने कहा था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति थे जो ये बोले थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ये बोलने वाले व्यक्ति थे हमारे प्यारे महात्मा गांधी। धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए, ये बोलने वाले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन कथन बोलता है कि भारतीय संविधान को सही बताता है? सुनिए, भारतीय संविधान धर्म के आधार पर मनाही करता है, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो संविधान है ये नहीं बोलता है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव कीजिए या बट जाइए, तो मनाही करता ही सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। क्या भारत में, भारत का संविधान बोलता है कि कोई एक को धर्म है जो यहाँ का राजकीय धर्म? नहीं। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी होता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी होता है, सही बात है। सभी कोई भी लोग कोई भी धर्म मान सकता है, ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय से सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है कि ये बराबरी का अधिकार देता है। संविधान हमको बराबरी का अधिकार देता है। संविधान के द्वारा हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तब यहाँ पे क्वेश्चन है ना गलत हुआ, कौन सा कथन सही नहीं है पूछना चाहिए था। यहाँ क्या बना देंगे, सही नहीं है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। यह धर्म किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता। अगला क्वेश्चन देखिए,
सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही तो है सांप्रदायिक राजनीति। हम एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताते हैं तो वही सांप्रदायिक राजनीति हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्र है, भारत कैसा राष्ट्र है? भारत क्या सांप्रदायिक राष्ट्र है? बिल्कुल नहीं सर, विकसित भी नहीं है, विकासशील राष्ट्र है, धार्मिक भी नहीं है। क्या भारत में क्या धर्म का लोग रहता है का? नहीं। तो भारत कैसा? धर्म निरपेक्ष है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिए, 4-5 क्वेश्चन और है, आराम से खत्म हो गया, मस्त जाइएगा, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सवाल आपके ज्योग्राफी में भी है। महिला दिवस हम कब मनाते हैं बताइए? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। महिला दिवस हम कब मनाते हैं? महिला दिवस प्यारे बच्चों 8 मार्च को मनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया था? तो 8 मार्च 1975, 8 मार्च 1975 ईस्वी को हम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए थे। तो तब से लेके अब तक प्रतिवर्ष 8 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब देखिए, इससे क्वेश्चन देखिएगा, अभी आप जब नोटिस कीजिएगा तो इससे क्वेश्चन लगातार पूछते आ रहा है। तो यहाँ तो पूछा 16वीं लोकसभा, जब 16वीं लोकसभा का समय था तो 16वीं पूछा, तो ये भी जानना है। सुनिए, पहले हम जानते हैं 16वीं लोकसभा के बारे में, फिर जानेंगे 17वीं लोकसभा, फिर जानेंगे 18वीं लोकसभा। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि प्रति 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा से हम अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो यहाँ 16वीं लोकसभा बोला, तो 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में। अब ये क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी? 16वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितनी थी? तो जब हम 16वीं लोकसभा जो 2014 में हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाओं की संख्या 65 थी। 16वीं लोकसभा 2014 में हुआ था और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 65 थी। अब बात करते हैं प्रतिशत में, महिलाएं कितनी प्रतिशत थी? प्रतिशत की बात करें, देखिए दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक तो महिला की संख्या पूछ देगा, दूसरा प्रतिशत पूछ देगा। प्रतिशत की बात करें तो ये 11.93%। महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 11.93% थी। अगला है 17वीं लोकसभा। देखिए 16वीं लोकसभा 2014 में हुआ, तो अगला लोकसभा 17वीं होगा तो कब होगा? 14×5=19। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 2019 में हुआ। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 2019 में। तो पूछेगा इसमें महिलाओं की संख्या कितना थी सर? महिला की संख्या, तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना था? 78 था। अब देखिए, अब आया 18वीं लोकसभा। ये आपके लिए VVI हो सकता है, अगर पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव प्यारे बच्चों 2024 में हुआ। 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव सर जी 2024 में हुआ था। अब पूछेगा इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन कि इसमें महिलाओं की संख्या कितना था? तो महिला की संख्या इसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो इसमें जो है 74 महिलाएं,
संख्या की बात करें तो 74, अगर प्रतिशत की बात करें तो 13.6%। 18वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितनी थी? 74 थी और 13.6%। चलिए यहाँ क्वेश्चन करते हैं, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या, तो 16वीं लोकसभा में कितनी महिला थी? 65 महिलाएं थी। आप इस तीनों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये तो आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा 2024 में हुआ, महिला की संख्या 74, 13.6% था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार है, 2015 के अनुसार भारत में पुरुष का साक्षरता दर कितना था? लगभग 81% था। तो क्या मानेंगे? 80.94%। पुरुष का साक्षरता दर कितना था? 80.94%। अभी का बात करें तो अभी भी लगभग 81 से 82% के बीच में है। ये आपको मारना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? इंग्लैंड में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ मिला था? तो इंग्लैंड में मिला था। महिलाओं को पहली बार मताधिकार, महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार कहाँ मिला? तो इंग्लैंड में, या इसी को हम लोग बोल देंगे ब्रिटेन में, ठीक है। इंग्लैंड में या ब्रिटेन में। तो महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1918 में। यही बात करेंगे तो इसी के अगले साल 1919 ईस्वी में भारत में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 65%। तो यहाँ 65% के लगभग में एक वो है 64%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। भारत में 16वीं लोकसभा में, देखिए आ गया ना, भारत में 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत अभी बताए थे। 16वीं लोकसभा कब हुआ? 2014। अगर उम्मीदवार की बात करें तो 65, प्रतिशत की बात करें तो 11.93% था। तो क्या हो जाएगा? 11.93%। 17वीं लोकसभा बोले, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019। इसमें महिलाओं की संख्या बोले तो 17वीं में महिलाओं की संख्या बढ़ के हो गई थी 78। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78। अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए 18वीं का चुनाव 2024। महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिला की संख्या है 74। 18वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितनी? 74। प्रतिशत की बात करें तो 13.6%। 13.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये जो महिला आरक्षण विधेयक आया अभी, इससे क्या था कि महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को राजनीति में सीट रिजर्व मिलेगा। तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने में महिला आरक्षण विधेयक क्या है आया था? महिला प्रतिनिधियों की संख्या राजनीति में बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आज के लिए यही है। देखिए इसमें जो है हम लोग कुल 50 क्वेश्चन किए। कितना क्वेश्चन किए? 50। और इसमें से आप बताइए कि कितना आया है आपको। कमेंट में डाल दीजिए, कमेंट में तोड़ फोड़ कर दीजिए, लिख दीजिए कि आपका सर 50 में कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिएगा। आज तो हम ऑब्जेक्टिव किए, कल इससे भी धाकर करेंगे, कल हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव। कल क्या करेंगे दोस्तों? कल इस चैप्टर का हम पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तब जाके हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, तब हम दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका भाई आपसे विदा लेगा। नमस्कार।